ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश। हैदराबाद में लोन वुल्फ हमलों की थी साजिश। आईएसआई लश्कर ने हमदर्दों को पहुंचाए गोला बारूद, निशाने पर थे आरएसएस बीजेपी नेता। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा। नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा किया है। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि हैदराबाद में भाजपा और आरएसएस के नेता निशाने पर थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मोहम्मद जाहिद, माज हसन फारूक और समीउद्दीन को नामजद किया है। जाहिद मुख्य साजिशकर्ता था, जो पाकिस्तान में बैठे अपने आका के संपर्क में था। उसके लिंक आईएसआई और लश्कर तक जुड़े हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की हैदराबाद को दहलाने के लिए रची बड़ी साजिश पर खुलासा हुआ है। एनआईए ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने अपने हमदर्दों को हथगोले उपलब्ध कराए थे और उनके साथ हैदराबाद शहर में लोन वुल्फ हमलों और विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रची थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एफआईआर में इस बात का खुलासा हुआ है। हैदराबाद के 3 निवासियों के खिलाफ 25 जनवरी को दर्ज की गई प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि एनआईए द्वारा दायर मुकदमे में आरोपी व्यक्तियों को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक समारोहों और जुलूसों में हैंड ग्रेनेड फेंकने का निर्देश दिया गया था। जाहिद को सौंपा था जिम्मा। पाकिस्तान स्थित आकाओं ने एक अब्दुल जाहिद उर्फ मोहम्मद को यह काम दिया था, जो हैदराबाद में कई आतंकवाद से संबंधित मामलों में आरोपी है। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि जाहिद ने आईएसआई और एलएटी के निर्देश पर मास, समीउद्दीन और अन्य कई युवकों की भर्ती की थी। जाहिद के अलावा एनआईए ने अक्टूबर 2022 में हैदराबाद में आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए माज हसन फारूक और समीउद्दीन का नाम भी मुकदमे में शामिल किया, जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार जाहिद ने अपने पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर अपने गिरोह के सदस्यों के साथ हैदराबाद शहर में विस्फोटों और लोन वुल्फ हमलों सहित आम लोगों के मन में आतंक पैदा करने के लिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची। आकाओं से मिले हथगोले। प्राथमिकी में कहा गया है, यह भी पता चला है कि जाहिद को पाकिस्तान स्थित आकाओं से हथगोले मिले थे और वह सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर हमला करने की योजना बना रहा था। हैदराबाद पुलिस ने जाहिद के परिसर से 2 हथगोले, 2 मोबाइल फोन और 3,91,800 रुपए जब्त करने के बाद 1 अक्टूबर 2022 को यूएपीए के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन ने मामले को एनआईए को सौंप दिया था। खबर संख्या 2। दिन रात के पारे में 15 डिग्री का अंतर। दिन में तेज धूप और रात में पड़ रही सर्दी, मौसमी बीमारियां बढ़ी। प्रदेश में मौसम में आए अचानक बदलाव की वजह से मौसमी बीमारियां बढ़ी है। दिन रात के तापमान में भी अंतर आया है। जनवरी में सर्दी, गर्मी, बारिश के साथ मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिला है। फरवरी का आगाज होते ही दिन में सर्दी एकाएक गायब हो गई है। सुबह शाम रात में ठंड है, लेकिन अब न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दिन रात के तापमान में 15 डिग्री का अंतर है। 29 जनवरी को दिन रात के पारे में केवल 2 डिग्री का अंतर था। दिन रात के तापमान में वेरिएशन से मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया। बीती रात न्यूनतम तापमान 11.4 व अधिकतम 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन में तेज धूप। प्रदेश में सुबह शाम सर्दी का असर बरकरार है और दिन में धूप में तेजी होने लगी है। आईएमडी के मुताबिक अगले सप्ताह तक प्रदेश में फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल सकता है। इससे कुछ जगहों पर कोहरा छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह शाम ठंड का असर तेज रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
जानकारों के अनुसार फरवरी के शुरुआती 2 हफ्ते में दिन रात का पारा सामान्य से नीचे रहने से सर्दी का असर रहता है। खबर संख्या 3, पुलिस के रडार पर गैंगस्टर्स के फॉलोवर्स। जयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर का अनुसरण करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू की है। ऐसे 48 फॉलोवर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त उत्तर परिस देशमुख ने बताया कि आदतन अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो लाइक करने वाले 37 लोगों को जयपुर आयुक्तालय पुलिस ने एवं 11 लोगों को जिला जयपुर उत्तर द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस युवाओं के परिजनों को भी ऐसी गतिविधियों से बचने की सलाह दे रही है। युवाओं को आपराधिक गतिविधियों से भी दूर रहने को कहा जा रहा है। देशमुख ने एक बयान में बताया कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि गंभीर वारदात करवाने वाले बदमाशों का शहर के युवा सोशल मीडिया पर अनुसरण कर रहे हैं। इन अपराधियों का अनुसरण करने और लाइक करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं। खबर संख्या 4, पूनिया ने किरोड़ी को दिया झटका। राजस्थान में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पीएम मोदी की 12 फरवरी को मीना हाई कोर्ट में रैली कैंसिल हो गई है। अब यह रैली दौसा जिले में किसी अन्य स्थान पर होगी। पहले मीना हाई कोर्ट में प्रस्तावित थी। माना जा रहा है कि बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना से अदावत की वजह से रैली का स्थान परिवर्तन किया गया है। शनिवार को किरोड़ी लाल ने सतीश पूनिया को निशाने पर लिया था। किरोड़ी समर्थकों का आरोप है कि स्थान परिवर्तन के पीछे सतीश पूनिया ने भूमिका निभाई है। सूत्रों के अनुसार 12 फरवरी को होने वाली प्रधानमंत्री की मीना हाई कोर्ट में रैली अब कैंसिल हो गई है। मियां हाई कोर्ट की जगह दौसा जिले में किसी अन्य जगह पर रैली होगी। पूनिया को लिया था निशाने पर। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल ने शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर निशाना साधा था। किरोड़ी लाल ने कहा कि पूनिया पेपर लीक मुद्दे पर गहलोत सरकार को घेरने में विफल रहे हैं। पूनिया सड़क पर उतरने में नाकामयाब रहे हैं। किरोड़ी लाल का यह भी कहना है कि गहलोत सरकार को घेरने में मुझे पूनिया का अपेक्षित सहयोग नहीं मिला है। बढ़ सकता किरोड़ी का कद। किरोड़ी समर्थकों का आरोप है कि दौसा सांसद जसकौर मीणा, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस सभा को कैंसिल कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किरोड़ी लाल के समर्थकों का कहना है कि उन्हें पता है कि यहाँ सभा होगी तो किरोड़ी लाल राजनीतिक का कद बढ़ जाएगा। खबर संख्या 5, केंद्र करेगा 38,000 शिक्षकों की भर्ती। केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 740 एकलव्य मॉडल स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बात गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करेगी और 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमन ने शिक्षा क्षेत्र के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई योजनाओं का ऐलान किया था। उनमें सबसे प्रमुख 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाना और 38,800 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान था। खबर संख्या 6, भारत की चीन पर फिर डिजिटल स्ट्राइक। चीन के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने 232 ऐप को भारत में बैन कर दिया है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने यह जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 लोन ऐप को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बैन कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। मंत्रालय को इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने और ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद बीते सप्ताह इसकी प्रक्रिया शुरू की गई। इन चीनी ऐप को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा बताया गया है। खबर संख्या 7, सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ी।
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी, उनके भाई कर्ण और मां के खिलाफ पलवल के महिला थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच कर रहे डीएसपी सतेंद्र ने बताया कि जांच में शामिल करने के लिए सपना चौधरी को 1-2 दिन में नोटिस भेजा जाएगा। सपना चौधरी की भाभी ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि दहेज में क्रेटा कार की मांग की गई थी, लेकिन जब कार नहीं दी गई तो पीड़िता का उत्पीड़न और मारपीट का सिलसिला शुरू हुआ। खबर संख्या 8, राजस्थान की गहलोत सरकार के साथ अडानी ग्रुप का एमओयू होगा रद्द। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के दिल्ली कार्यक्रम के बीच माना जा रहा है कि सीएम गहलोत अडानी ग्रुप संग हुए 60,000 करोड़ के एमओयू पर राहुल गांधी संग चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए पिछले दिनों गहलोत सरकार ने 60,000 करोड़ का एमओयू किया था। गौतम अडानी ने गहलोत की मौजूदगी राज्य के बाहर से आने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषण दिया था। अब इस एमओयू के रद्द होने की संभावना से औद्योगिक क्षेत्र में खलबली है। सीएम अशोक गहलोत की दिल्ली यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हो सकती है। आलाकमान से जुड़े सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी के स्तर पर संभवतः चर्चा हो सकती है। 40,000 को रोजगार। उल्लेखनीय है कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट में गहलोत सरकार के साथ अडानी ग्रुप ने 60,000 करोड़ निवेश पर हस्ताक्षर किए थे। गौतम अडानी ने उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा भी थी। निवेश से राजस्थान में 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। शुक्रवार को राजस्थान की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि अडानी ग्रुप के निवेश पर गौतम अडानी से बात करेंगी। हालांकि इससे ज्यादा शकुंतला रावत ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। अडानी के साथ एमओयू रद्द हो जाता है कि 40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाओं असर पड़ सकता है। खबर संख्या 9, जेपीसी के चलते कांग्रेस ने गंवाई 3 बार सत्ता। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल अडानी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने संसद में नारेबाजी और हंगामा भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम विपक्षी दलों ने मिलकर इस मामले में एक रुख तय किया है। एलआईसी के पैसे की बर्बादी और कई बैंकों का पैसा अडानी एंटरप्राइजेज में लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि इस घोटाले की जांच हो, जेपीसी से इसकी जांच कराई जाए। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर लोगों की बचत की रक्षा करने के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया और जेपीसी से जांच कराने की मांग दोहराई। भाजपा का कहना है कि अडानी मामले में जेपीसी जांच की विपक्ष की मांग जायज नहीं है। बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि अडानी समूह में एलआईसी की ओर से निवेश सरकार के इशारे पर किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग को जायज नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा इस मामले में जेपीसी से जांच कराने की मांग को लेकर 13 फरवरी को प्रदर्शन करने जा रही है। भाकपा ने अपनी यूनिट से कहा है कि वे 13 फरवरी को विरोध दिवस के रूप में मनाएं। सवाल है कि आखिर ये जेपीसी क्या है? अडानी मामले में विपक्ष इसी से जांच कराने पर जोर क्यों दे रहा है? खबर संख्या 10, पाक के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया। पाकिस्तान की जियो न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी। जियो न्यूज के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने लंबी बीमारी के बाद रविवार को दुबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। पाकिस्तान की स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ का लंबे समय से इलाज दुबई के एक अमेरिकी अस्पताल में चल रहा था। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुशर्रफ अमाइलॉइडोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। वे 79 साल के थे। मुशर्रफ मार्च 2016 में इलाज कराने के लिए दुबई गए थे। तब से वह वहीं अपना इलाज करा रहे थे। लंबी बीमारी के दौरान वो कई बार वेंटिलेटर पर रहे। मुशर्रफ कई महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके परिवार ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा था कि वे अमाइलॉइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है।
अब रिकवरी की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। 1947 में उनके परिवार ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। विभाजन के महज कुछ दिन पहले ही उनका पूरा परिवार पाकिस्तान पहुंचा था। खबर संख्या 11। पाकिस्तानी ड्रोन से तस्करी। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात बीएसएफ को एक ड्रोन दिखा। बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया, साथ ही वहां से 6 किलोग्राम नारकोटिक्स मादक पदार्थ जब्त किया। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर इस अभियान में सफलता हासिल की है। सीमा सुरक्षा बल के बयान के मुताबिक पाकिस्तानी ड्रोन से नारकोटिक्स की तस्करी की जा रही थी। 3 से 4 फरवरी की मध्य रात्रि को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों ने पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में इस ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने 6 किलोग्राम नारकोटिक्स जब्त किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन के साथ कुल 2 बैगों से 6 पैकेट में 6 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। 6 किलो नारकोटिक्स जब्त। रात को भी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। इस ड्रोन को पंजाब के अमृतसर में मारा गया था। पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ ने रात करीब 2.30 बजे मार गिराया था। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 3 से 4 फरवरी की मध्य रात्रि को फिर राजस्थान में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया। इस ड्रोन के साथ 6 किलो नारकोटिक्स भी बरामद किए गए हैं। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।